सो हेलो एवरीवन। वैसे तो इस चैनल पे यूजुअली मैं ट्रेडिंग की वीडियोस डालता हूँ, बट अब से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की वीडियोस डालूंगा। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा कि अभी 3 SMEs जो हैं वो 29 जुलाई को, जिनका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो है प्रमेया इंजीनियरिंग, क्लीनी टेक लेबोरेटरी एंड ट्रॉम इंडस्ट्रीज़। और ये 1 अगस्त को लिस्ट हो जाएंगे मार्केट में। तो देखते हैं कि ये कंपनीज़ आखिर क्या करते हैं, और IPO में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है वो तो आपका डिसीजन होगा, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है एंड मैं सभी रजिस्टर्ड RA नहीं हूँ। तो यहाँ पर बस मैं रिव्यू करूँगा, और बाकी आप अगर अप्लाई कर रहे हो इस कंपनी में तो क्यों कर रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी आपका रैशनल जानना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप क्या सोच करके इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों कंपनी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनीज़ के बारे में कवर करेंगे, उसके बाद उनके फाइनेंशियल्स देखेंगे, एंड फाइनली ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखने से ये हमें पता चलेगा कि कंपनी को कितनी लिस्टिंग गेन्स हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रमेया इंजीनियरिंग। अगर आप इस कंपनी के बारे में देखोगे तो ये कंपनी जो है 2003 में फॉर्म हुई थी, एंड कंपनी का मेन काम मेडिकल सेक्टर में है, जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो है उनको लगाना और मेंटेन करना, ये इनका मेन काम है। इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो है हेल्थ केयर का इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। बेसिकली ICU यूनिट्स लगाना है, उनको मेंटेन करना। 70% रेवेन्यू यहाँ से आता है, बाकी 27% जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट से आता है। तो कंपनी जो है मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में है। अगर आप देखोगे तो इनके जो 4 वेयर हाउसेज हैं वो भी अहमदाबाद में लोकेटेड है। एंड कंपनी ने मेंशन भी, अगर आप देखोगे ऊपर में, तो इनके पास जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, एक सेकेंड, अगर आप इनके की प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है, जयपुर है। तो ये सारे इनके एरियाज़ हैं। तो मोस्टली इन्होंने राजस्थान में काम कर रखा है। कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, जो कि आप देख सकते हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ है। एंड तीनों ही कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ है। तो चलिए पहले इनके देख लेते हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो अगर आप देखोगे इनका P&L, तो ओवरऑल इनका सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है ओवर द ईयर्स, और 2024 में थोड़ा सा गिर गया है। और अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखोगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे सेल्स ऑलमोस्ट 2021 एंड 2022 में काफ़ी डिफरेंस है सेल्स में। एंड देन इनका जो एक्सपेंसेस है वो ऑलमोस्ट नियर टू नियर सेम रहा है, विच इज़ गुड। बट देन अगर 2023 में देखोगे तो इनका एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। तो इसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। अब अगर एक्सपेंसेस में अगर आप जाकर देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर कहाँ पर एक्सपेंस इनका इंक्रीज़ हुआ है ओवर द ईयर्स। ये एम्प्लॉई कॉस्ट है इनका, अगर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर 2% था और ये यहाँ पर आकर के 9% बढ़ चुका है। मटेरियल कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। अगर 10% आप देखोगे, 10% ऑफ दिस इज़ व्हाट 7.8 करोड़ के आसपास होगा। एंड देन 17% इसका आप देखोगे तो व्हाट ये भी 7 करोड़ के आसपास लगभग रहेगा। ठीक है, तो इनका मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो मे बी इन्होंने ऑपरेशंस थोड़ा सा इंक्रीज़ किया होगा, और ये ज़्यादा एरिया को सर्व करना चाह रहे होंगे, तो उस वजह से इनका इंक्रीज़ हो सकता है। बट अदरवाइज़ देखा जाए तो इनका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया नहीं बोल सकते, बट ठीक ठाक है। ओवरऑल इंक्रीज़ किया है ओवर द ईयर्स। अब देख लेते हैं इनका बैलेंस शीट कैसा है। अगर आप बैलेंस शीट पर भी देखोगे तो कुछ वैसा ही सिचुएशन नज़र आ रहा है। इनका ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो एसेट्स इनके इंक्रीज़ हुए हैं। बट अगर आप लाइबिलिटीज़ में अगर आप एक चीज़ चेक करोगे तो इनका ट्रेड पेएबल्स जो है या मार्च 2022 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, एंड देन सडनली 2023 में डिक्रीज़ हो गया इनका पेएबल्स। अच्छा, एक और चीज़ जो नोट करने लायक है वो है कि इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है ये इंक्रीज़ हुई थी मार्च 2022 में, और उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ हो रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने लोन लिया था एंड देन उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो है अपनी ओवरऑल लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करना चाहते हैं। इनका IPO साइज़ भी लगभग 29 करोड़ का है, तो पॉसिबल है कि उससे ये जो है कुछ अपनी बोरोइंग्स को पे ऑफ करें। तो
देखा जाए तो ये कंपनी ठीक ठाक लग रही है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही रही है। इनके सेल्स नंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं बट इनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। इनके प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं बट नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में डिक्रीज़ ही हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ जो है क्लिनिटेक लेबोरेटरीज़। तो अगर आप क्लिनिटेक को देखो तो ये कंपनी जो है थोड़ी थोड़ी लालपात लैब्स जैसे दिख रही है। इनके पास 150 प्लस टेस्ट सेंटर्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप की ये टेस्ट्स करते हैं। अब देखा जाए तो कंपनी काफ़ी सारी टेस्ट करती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है कि कंपनी काफ़ी सारी टेस्ट करती है बट इनका जो मेन जो सेगमेंट है जिनसे इनको मेन पैसा आता है वो है B2C यानी कि बिज़नेस टू कस्टमर। सो डायरेक्टली ये कस्टमर से सबसे अधिक इनका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू कस्टमर से आता है, बाकी बिज़नेस टू बिज़नेस से 20% रेवेन्यू ही आता है इनके पास। कंपनी जैसे कि कहा बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, यहाँ इनके पास सिर्फ 85 एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पर मेंशन्ड है इनके पास सिर्फ 85 एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी जो है अभी जो IPO के थ्रू रेज़ कर रही है पैसे, इनसे वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये कंपनी मोस्टली मुंबई बेस्ड है तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मुंबई के बाहर जाने का इनका फ़िलहाल प्लान है। जैसा दिख रहा है मुंबई एंड उनके आसपास के सिटीज़ में ये एक्सपेंड करने वाले हैं। तो चलिए इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स को देखोगे तो कंपनी का ओवरऑल जो सेल्स है वो 2022 से लगभग सेम जगह पर है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं हुआ है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वैसा ही रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी वैसा ही रहा है। नेट प्रॉफिट भी इनका कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है बल्कि डिक्रीज़ ही हुआ है पिछले 2 सालों में। 2023 में स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ, 2024 में वापस से ये घट गया। तो कंपनी मार्जिनली प्रॉफिटेबल है, कंपनी बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसका बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट देख करके समझ सकते हैं कि कंपनी जो है बहुत ही स्लो ग्रोथ फेज़ में है। कंपनी का रैपिड अभी ग्रोथ नहीं हुआ है पिछले एटलीस्ट 3-4 साल जिसका भी डेटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो इनके पास जो ओवरऑल एसेट साइज़ है वो अभी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सिर्फ 5.61 करोड़ का है। सो कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, ऑब्वियसली SME कंपनी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इतने कुछ खास नहीं लगे मुझे। बाकी अब चलते हैं ट्रॉम इंडस्ट्रीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रॉम इंडस्ट्रीज़ इन तीनों जो IPOs हैं उनमें से सबसे बाद में फॉर्म हुई, ये 2011 में फॉर्म हुई है और कंपनी का मेन काम जो है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर सिस्टम्स बनाना। तो ये रेसिडेंशियल भी है, रेसिडेंशियल के लिए भी काम करती है एंड इंडस्ट्रियल सोलर पावर जो सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है कि रेसिडेंशियल रूफटॉप इंस्टॉलेशंस करती है एंड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स बनाती है। जो सोलर ग्रिड टायर्ड रूफटॉप सिस्टम इससे 41% इनका रेवेन्यू आता है। बाकी चीज़ें जो है इनकी बाकी सोलर स्ट्रीट लाइट है, वाटर प्यूरीफायर एंड पंप है, बट ये दो चीज़ जो है ये आप यहाँ से 41% रेवेन्यू आ रहा है, यहाँ से 22.94% रेवेन्यू आ रहा है। वैसे तो ये रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल दोनों के लिए वर्क करती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि कंपनी का जो मेजर जहाँ से इनको रेवेन्यू आ रही है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट टेंडर्स जहाँ से 27.5% आ रही है, दूसरा है कॉमर्शियल जहाँ से 50.5% रेवेन्यू आ रही है। इवन जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, इनका 75% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। तो देखा जाए तो ये काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर भी है इसके लिए, बिकॉज अगर 75% रेवेन्यू इनके टॉप 10 कस्टमर से आता है तो अगर उनमें से 1 या 2 कस्टमर्स भी इनका कभी चेंज हो जाता है या किसी रीज़न से इनको छोड़ देता है तो इनका रेवेन्यू सडनली डिक्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक रिस्क दिख रहा है यहाँ पे, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के साथ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है वो है जोग्राफ़ी। सो गुजरात में 92% इनका है एंड महाराष्ट्र में 8% है। इसके बाहर इन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। सो ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकली एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है बाकी दो कंपनीज़ की तरह। कंपनी का एम्प्लॉय साइज़ भी बहुत कम है, सिर्फ 31 एम्प्लॉयज़ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ। बाकी इसके फाइनेंशियल्स पे एक बार ध्यान देते हैं। अगर आप देखोगे पिछले 4 साल में तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो सडनली इंक्रीज़ हुआ है मार्च 2024 में। इनके जो सेल्स के नंबर्स हैं वो ग्रेजुअली थोड़े से इंक्रीज़ हुए बट देन सडनली मार्च 2024 में बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गए हैं इनके सेल्स। एंड आप देखोगे तो इन्होंने कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है, इनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। एंड देन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे अगर आप देखोगे तो अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिशिएशन, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका अच्छा बन के आ रहा है। एंड नेट प्रॉफिट इनका जो है लास्ट ईयर इंक्रीज़ किया है, अदरवाइज़ इनके भी
जो नंबर्स थे वो बस ठीक ठाक ही थे। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, 8 करोड़ का इंक्रीज़ है 2023 से 2024 में। तो मतलब रेवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज़ कर रहा है, बट बैलेंस शीट में एसेट्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हो सकता है कंपनी जो है बहुत कम इन्वेंट्री रखती हो, एंड देन जो कंपनी है बहुत ही सोच समझ के उसको यूटिलाइज़ करती है। मतलब जब इनके पास ऑर्डर आता है तभी ये परचेज़ करते हैं और तभी उनको बना करके या मैन्युफैक्चर करके या फिर इंस्टॉल जो भी करते हैं, जो भी इनका प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ये मैनेज करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है थोड़ी इफ़िशिएंट लग रही है ट्रॉम इंडस्ट्रीज़ देख करके, एंड इसके ओवरऑल इसी वजह से जो इनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हुआ है ओवर द ईयर्स में। एंड देन कंपनी एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, जिस पे गवर्नमेंट अभी रिसेंटली फोकस भी कर रही है, तो हो सकता है कि ये जो है आफ्टर लिस्टिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करे। तो चलिए, अब तीनों कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हमने देख लिए हैं, कंपनी क्या करती है वो देख लिया। अब तो फाइनली हम अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं तीनों कंपनी के। तो अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे तो अपना में इंजीनियरिंग जो है वो 30 रुपीज़ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे चल रही है। मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन लिस्ट हो वो 30 रुपीज़ ही रहे, कम भी हो सकता है, ये 20 रुपीज़ भी जा सकता है, 20 to 30 एक्सपेक्ट कर सकते हो, या मे बी 40 अगर बढ़ गया तो 40 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अपना में 51% का गेन देखने के लिए मिल सकता है। तीनों में से जो बेस्ट लगी वो मुझे ट्रॉम इंडस्ट्रीज़ लगी है ना। ऑब्वियसली इसके केस में अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 155 रुपीज़ का चल रहा है, यानी 134% का गेन मिलेगा यहाँ पर। एंड क्लिनिटेक का इस साइट पे मेंशन नहीं है, बट ये 20 to 25 के अराउंड चल रहा है, जो मैंने दूसरे सोर्सेज से चेक किया फ़िलहाल के लिए। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे जहाँ तक जो भी इन्फॉर्मेशन मिला उसके अकॉर्डिंग 20 to 25 समथिंग चल रहा है। तो इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 to 30% के बीच में इसका भी गेन आपको मिल सकता है क्लिनिटेक का। बट ऑब्वियसली तीनों में से बेस्ट जो है फ़िलहाल मुझे ट्रॉम इंडस्ट्रीज़ लग रही है देखने में, क्योंकि फ्यूचर में इसका ज़्यादा स्कोप है। अदरवाइज़ अगर आप पूछोगे कि ओवरऑल कैसी है, तो तीनों इंडस्ट्रीज़ बस ओके है, एंड तीनों ही एसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अपने रिस्क पर इसके ऊपर पैसा लगाइए, बिकॉज एसएमई में ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़। सो ये था इसका रिव्यू, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इनमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आपका रेशनल क्या है, क्या सोचकर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको कौन सी तीनों में से बेस्ट लगी अभी तक। एंड बस आज के लिए इतना ही, एंड आगे कोई आईपीओ आता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।